सुनो मेरी बात गौर से। सबसे पहले चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। जैसे हमने बीआरएस को स्टार्ट किया था, मैंने आपसे कहा था बीआरएस के बाद के जितने भी चैप्टर है ना, जितने भी चैप्टर वो लाइफ लॉन्ग चैप्टर है। बीआरएस का क्वेश्चन सीए फाउंडेशन में है, डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन सीए फाउंडेशन में है, बीआरएस बीकॉम फर्स्ट ईयर में है, डेप्रिसिएशन बीकॉम फर्स्ट ईयर में है। ये सारे वो चैप्टर हैं जो आपके साथ आगे चलेंगे, इसलिए इनको अच्छे से सीखना। जो बीआरएस का आपने चैप्टर खत्म किया, जिस तरीके से बीआरएस के अंदर हमने टेस्ट लिया और आप बच्चों ने देखा कि कहीं कहीं छोटी मोटी गलती हो रही थी, उसको रेक्टिफाई करो, दोबारा से कर लो। बहुत छोटा सा चैप्टर है, 21 क्वेश्चन है, एक दिन में 5 आराम से हो जाते हैं, 4 दिन में चैप्टर खत्म। ठीक है जी। जहां डाउट आ रहा है दोबारा से कर लो भाई। आ जाओ, अब नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, डेप्रिसिएशन। जितने भी चैप्टर बीआरएस के आगे आप पढ़ोगे, सब चैप्टर्स को मैं बार बार रिपीट करता हूं इस बात को, हर चैप्टर को साथ के साथ पढ़ना जरूरी है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हर क्वेश्चन को कम से कम 3 बार करना कंपलसरी है। ये चॉइस नहीं है, मैं बोलता हूं कंपलसरी है। बीआरएस के हर क्वेश्चन को 3 बार करना जरूरी है, इट इज कंपलसरी। आपकी चॉइस नहीं पूछी जा रही है कि आप करो, 3 बार कम से कम करना जरूरी है, तभी आपसे बीआरएस ढंग से हो पाएगी। अब कुछ बच्चों ने टेस्ट दिया है, कुछ ने किया है, तो मुझे बोलता है कि वो वहां पे एक ऐप डाउनलोड हो जाती है डीके गोयल की, उसमें तो नहीं दिया तुम लोगों ने? किसी ने डीके गोयल की ऐप तो डाउनलोड नहीं की थी? उसमें सारे आंसर मिल जाते हैं, ऐसे मुझे बता रहा तुम 12वीं क्लास का क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन तो ढूंढ ही लेते हैं ना, कहाँ से है, बुक में से है। तो ऐसा मुझे बताया किसी ने, मैंने बोला ऐसा तो नहीं, मेरे बच्चे इतने खतरनाक तो नहीं है, मुझे लगता है ऐसा तो नहीं हुआ। ठीक है, तो आ जाओ बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। अगर लेमैन लैंग्वेज में बात करें ना, बिल्कुल लेमैन, जिसे अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है, तो हम उसे बोलते हैं घिसना, घिस जाना, किसी चीज का घिस जाना, दैट इज कॉल्ड घिसावट। अगर मैं आपसे पूछूं, आपके हर एक घर के अंदर कार होगी, एक्टिवा होगी, फ्रिज होगा, टीवी होगा, एसी होगा, कूलर होगा, हर एक घर में ऑलमोस्ट ये आइटम है आजकल। भाई मैं आपसे पूछूं आपके घर में एक्टिवा है, आप कहोगे हाँ सर है। कब ली थी? सर पिछले साल 1 जनवरी को, नए साल वाले दिन मम्मी ने नई एक्टिवा निकलवा के दी थी, मान लो लास्ट ईयर। कब? 2019। अब क्या चल रहा है? अगर आज उस एक्टिवा को बाजार में बेचोगे तो क्या सेम उतने ही पैसे मिल जाएंगे जितने में आपने परचेज की थी? सर परचेज तो हमने 60,000 में की थी। परचेज हमने कितने में की थी? 60,000 में। आज मार्केट में बेचने गए तो कितने पैसे मिले? 40,000। 1 साल हो गया ना, 40,000। कहाँ गए वो 20,000? कहाँ चले गए? क्या? डेप्रिशिएट हो गए, घिस गई ना। आपने यूज की ना एक्टिवा, रोज आप आए, रोज ट्यूशन से गए, रोज स्कूल गए, स्कूल से आए, मम्मी को बाजार लेके गए, बाजार, अरे आपने घिस दी एक्टिवा भाई, एंड दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के अंदर बड़ी बड़ी बातें दिमाग में रखने वाली जो है वो ये, डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज चार्ज ऑन टेंजिबल असेट्स। किस पे चार्ज किया जाता है? टेंजिबल असेट्स क्या होते हैं मालूम है? जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं, दैट इज टेंजिबल असेट्स। यानी ये टेबल क्या है? ये फैन, एसी। लेकिन गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, वो सब नॉन टेंजिबल असेट्स हैं। तो पहली बात तो दिमाग में ये रखो कि गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, मतलब जितने भी नॉन टेंजिबल असेट्स हैं वो डेप्रिशिएट नहीं होते। तो डेप्रिशिएट होता क्या है? ओनली टेंजिबल असेट्स। क्या डेप्रिशिएट होता है? ओनली टेंजिबल असेट्स। ठीक है जी, पहली बात हो गई दिमाग में। अच्छा, दूसरी बड़ी बात दिमाग में क्या रखनी है? टेंजिबल असेट्स होते हैं, हमको पता लग गया क्या होते हैं। ठीक है जी, एक ऐसा असेट्स है जो टेंजिबल है तो डेप्रिशिएट नहीं होता, सिर्फ एक। दुनिया का एक ही ऐसा असेट्स है जो टेंजिबल है पर डेप्रिशिएट नहीं होता, मालूम है क्या? लैंड। लैंड कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होता। अरे जमीन का हिस्सा घिस सकता है क्या? कैसे घिसोगे बताओ? आपके पास अगर 100 गज जमीन है
तो वो घिस के 80 गज रह जाएगी क्या? ये बढ़ जाएगी क्या? कुछ भी नहीं हो सकता। लैंड नेवर डेप्रिशिएट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली, डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज चार्ज ऑन। दूसरी, लैंड इज नॉट डेप्रिशिएटेड, लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती। तीसरा, नॉन टेंजेबल असेट्स आर नॉट डेप्रिशिएटेड, ये भी याद रखना। तो सर नॉन टेंजेबल असेट्स क्या होते हैं? टाइम आएगा तो समझ जाओ, लेकिन अभी 11th क्लास में समझने की कोशिश नहीं करूंगा। 12th क्लास के अंदर आप समझ जाओगे कि नॉन टेंजेबल असेट्स हम डेप्रिशिएट नहीं करते तो क्या करते हैं, उनकी वैल्यू गिर जाए तो क्या होगा। ठीक है ना, उसका भी आप समझ जाओगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले लिखें डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। सबसे पहले लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। देखो, डेप्रिसिएशन मीन्स fall in the value of tangible assets जैसे टेंजिबल असेट्स के साथ आप कह सकते हो फिक्स असेट्स। Fall in the value of tangible assets because of its usage, or with outflow of time, or due to obsolescence, OBSOLESCENCE, due to obsolescence, LESCENCE, due to obsolescence or accident, फिर लिखो डेप्रिसिएशन इज परमानेंट continuing and gradual in nature, GRA, depreciation is permanent, continuing and gradual fall in the value of assets. लो जी, ये है डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। अब देखो, इसमें बड़े खतरनाक से वर्ड आए होंगे जो आपको समझ नहीं आए। मैं समझाता हूँ डेफिनेशन शुरू से दोबारा से। इधर से देखो, डेप्रिसिएशन मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल असेट्स। मैंने कहा ना 60,000 का स्कूटर था, आज कितने का रह गया? तो 20,000 क्या है? वैल्यू गिर गई ना। तो ये पहली लाइन का मतलब है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ स्कूटर। कौन सा सेट्स है? देखो, जो लिख रहे हैं वो समझ भी लेना साथ के साथ। फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल असेट्स, हो गया समझ? कैसे? रीजन, पहला रीजन, बिकॉज ऑफ इट्स यूसेज। दिस इज द फर्स्ट रीजन। क्योंकि क्यों वैल्यू क्यों गिर गई स्कूटर की? क्योंकि आपने इसको यूज किया। ये देखो,
दिस इज द फर्स्ट रीजन, बिकॉज ऑफ इट्स यूसेज। आपने यूज किया ना, रोज लेके ट्यूशन में आए। साइकिल को देख लो आप, साइकिल भी तो सच है। जो बच्चे साइकिल पे आते हैं साइकिल को देखो। आप साइकिल पे आते हो, जब नई साइकिल ली थी कितने की थी? 12-15 हजार की या 10,000 की। आज घिसके कितने की रहेगी? 5 मिनट 2,000 भी नहीं मिलते उसको। बेचने जाओ मार्केट में 2,000 भी नहीं मिलेंगे, खत्म हो गई। ठीक है, क्यों हुई? बिकॉज ऑफ इट्स। अच्छा, और यूसेज के साथ साथ और क्या है? और भी आउटफ्लो ऑफ टाइम, ये सेकंड रीजन। अच्छा, पता क्या होता है मेरी बात से? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो आपने नई गाड़ी परचेज की, बिल्कुल नई कार। आपने नई गाड़ी परचेज की, आप निकले शोरूम से और घर पे आए गाड़ी चला के, पेट्रोल डलवाया उसने। जैसे ही घर पहुंचे, घर में और किसी को गाड़ी चलानी नहीं आती है, मम्मी को भी नहीं आती, डैडी को भी नहीं आती, और हर घर में ऐसा ही हाल है। मम्मी को भी गाड़ी चलानी नहीं आती और डैडी को भी नहीं आती, बस आपको आती थी इसलिए आपने गाड़ी परचेज कर ली। जैसे ही आप घर पहुंचे, घर पहुंच के गाड़ी खड़ी की, मम्मी भागी भागी आई, बोलती खुशखबरी। बोली क्या? तेरा वीजा लग गया कनाडा का। क्या बोली? तूने अप्लाई किया था ना, वीजा लग गया कनाडा का, अब तुझे जाना पड़ेगा बाहर। सुनो मेरी बात, इधर बड़े दिल से आपने गाड़ी परचेज की, 10 लाख रुपए, कोई भी ले लो 10 लाख वाली गाड़ी। अब लेके आए आप, आपने पार्क कर दी घर के अंदर, अच्छे से ढक दी, ऊपर ईंटों भी रख दी, सब कुछ आपने, क्योंकि अब आपको जाना है कनाडा, और आप कनाडा की तैयारी में लग गए। और 1 हफ्ते के अंदर आप कहाँ निकल गए? घर में किसी को गाड़ी चलाने नहीं आती। गाड़ी बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल न्यू, 100% न्यू गाड़ी है। ठीक है, सिर्फ शोरूम से चल के घर तक आई है और आप घर के अंदर खड़ी है। आप 3 साल के बाद कनाडा से वापस आए, खूब पैसा कमा लिया, ढेरों पैसा। अब आपने कहा यार ये गाड़ी छोटी है, कनाडा में रह के है ना, ये गाड़ी अब छोटी है, नवी गाड़ी ले लेते हैं, न्यू गाड़ी। मुझे बताओ एक बार, वो गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर भी नहीं चली, बिल्कुल ऐसे ही खड़ी है। आज मार्केट में बेचने जाओगे तो उतने पैसे मिल जाएंगे जितने लगाए, लेकिन आप कहोगे इसके टायर देखो, इसका इंजन देखो, इसकी बैटरी देखो, इसके अंदर देखो, इसके बाहर एक भी स्क्रैच नहीं है, फिर भी आपको उतने पैसे मिल जाएंगे जितने में ली थी। क्यों नहीं मिलेंगे? क्यों? क्योंकि अब नई टेक्नोलॉजी आ चुकी होगी। 3 साल के अंदर पता नहीं कितनी नई टेक्नोलॉजी गाड़ी में ऐड हो गई होगी। उसी गाड़ी में, उसी वर्जन के अंदर बहुत न्यू टेक्नोलॉजी आ गई होगी। तो क्या होगा? आप कहोगे सर मैंने गाड़ी यूज तो नहीं की, अब मैंने तोड़ी भी नहीं, मैंने चलाई भी नहीं, मैंने टायर भी गंदे नहीं किए, अब इसकी वैल्यू क्यों बढ़ गई? तो उसका रीजन क्या है? आउटफ्लो टाइम। टाइम निकल गया ना, 3 साल से खड़ी है भाई घर में, वो भी डेप्रिशिएट हो गई। यानी अगर आप 10 लाख की लेके खड़ी करके गए थे तो मुश्किल से आपको उसके 7 या 6 लाख मिलेंगे, मुश्किल से, जबकि वो 15 किलोमीटर भी नहीं चली। अगर आप उसको बेचना चाहोगे तो इतना ही पैसा आपको मिलेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रहती है हर साल, गाड़ी में कुछ ना कुछ नया आता रहता है। तो फिर ये हो गया सेकंड पॉइंट। ठीक है, अच्छा, तीसरा क्या होता है? और ड्यू टू ऑब्सोलेंस, ये तीसरा पॉइंट है। ये ऑब्सोलेंस का मतलब होता है कोई चीज जो पहले लोग बहुत पसंद करते थे अब पसंद नहीं करते, दैट इज कॉल्ड ऑब्सोलेंस। मतलब किसी चीज का कबाड़ हो जाता है। ऑब्सोलेंस मतलब होता है फैशन से बाहर हो जाना, ऐसे कह लो आप, फैशन से बाहर हो जाना। भाई अरे सुनो ना, वो पहले लोग डालते थे वो जीन्स, वो नीचे से ऐसे खुली खुली जीन्स होती थी, बेल बॉटम टाइप। फिर सलमान खान आया, उसने जीन्स को फाड़ दिया, ऐसे स्क्रैच डाल दिया इसको, लोगों ने वो डालनी शुरू की। आमिर खान आया, उसने जीन्स को नीचे से काट के ऊंचा कर दिया, लोगों ने वो डालनी शुरू की। आज आप एक दुकानदार हो और आपकी दुकान पे बेल बॉटम जीन्स पड़ी है, 100 जीन्स पड़ी है, 100 जीन्स पड़ी है, बेच लोगे आप? किसको बेचोगे? डिमांड ही नहीं, तो क्या हो गई? वो फॉल इन द वैल्यू ऑफ दोज़ जीन्स, जीरो हो गई आपके लिए, एक भी नहीं बिकेगी। आप लोगों को बोलोगे आधे रेट में ले जा, लोग क्या बोलेंगे? इसको फैशन नहीं है यार, कौन डालेगा इसको? क्या बोलेंगे लोग?
फैशन नहीं है इसका मतलब अब ये चीज जो है डिमांड में नहीं है, इसको लोग डिमांड ही नहीं करेंगे। तो जो 100 जीन्स आपकी दुकान पे पड़ी है वो क्या हो गई, डेप्रिशिएट हो गई, उनकी वैल्यू गिर गई। ये देखो ना, फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज, हमने जीन्स का एग्जाम्पल लिया, आप कोई भी चीज का एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई भी चीज का एग्जाम्पल जिसकी अब डिमांड नहीं है मार्केट में, दैट इज कॉल्ड ऑब्सोलेंस। भाई ये हो गया तीसरा रीजन। और चौथा रीजन क्या है, बिल्कुल नई गाड़ी लेके आप शोरूम से बाहर आए और पीछे से एक पागल आदमी आया मनीष की तरह, फुल स्पीड बाइक लेके और ठोक दी गाड़ी। गाड़ी नहीं टूटी, ज्यादा नहीं टूटी है, थोड़ी टूटी है, 5-1 हजार रुपए में ठीक हो जाएगी। लेकिन मुझे बताना, आपका दिल टूट गया अभी, मालूम भाई ये गाड़ी रखनी नहीं है, इसने एक्सीडेंट करवा दिया, आप बेचना चाहते हो, 10 लाख रुपए की लेके शोरूम से बाहर आए और मनीष जैसे आदमी ने लाके पीछे से उसमें बाइक ठोक दी, आपने ठीक करवा दिया आपने, पूरी 10 लाख की बिक जाएगी क्या? अब वो एक्सीडेंट गाड़ी हो गई, गिर गई उसकी वैल्यू। कुछ भी करोगे तो आपको 8.5 लाख या 9 लाख ही मिल पाएंगे, बाकी पैसा नहीं मिलेगा। एक दिन के अंदर 1 लाख की वैल्यू गिर गई, क्यों? बिकॉज ऑफ, ये भी एक रीजन है। तो डेप्रिसिएशन का सिर्फ एक ही रीजन नहीं है that we are using something, it is depreciating. Depreciation because of obsolescence, because of depreciation मतलब होता है fall in the value of fixed assets due to any of these 4 reasons. और भी रीजन हो सकते हैं लेकिन हम 4 ही पढ़ते हैं 11वीं क्लास में। ड्यू टू दिस और दिस रीजन, एनी ऑफ दिस रीजन, कोई भी एक रीजन की वजह से, किसी भी एक रीजन की वजह से अगर किसी भी असेट्स की वैल्यू गिर जाए उसे हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। और यही नहीं छूटेगा, +2 के अंदर इसमें से क्वेश्चन आता है डेप्रिसिएशन का, इकोनॉमिक्स के अंदर यही सेम चीज आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाई जाएगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में डेप्रिसिएशन, बिल्कुल सेम एग्जैक्टली यही लाइन मैं पढ़ाऊंगा, एग्जैक्टली यही डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, वहां ये डेफिनेशन काम आएगी। अच्छा, उसका आगे क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन इज परमानेंट। ये परमानेंट होने वाला प्रोसेस है, ये नहीं कि आज एक चीज डेप्रिशिएट हुई कल डेप्रिशिएट नहीं होगी, इट्स अ परमानेंट प्रोसेस, कंटिन्यूइंग मतलब कंटिन्यूशन चलने वाला, एंड ग्रेजुअल फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, चाहे आप यूज करो ना करो तब भी वैल्यू तो गिरनी गिरनी है। डेप्रिसिएशन एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। सर हम डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग कैसे करते हैं? बीआरएस की अकाउंटिंग तो हम हर महीने में करते थे, महीना खत्म हुआ। डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग ईयर एंड में की जाती है, 1 साल के बाद। याद है बीआरएस में कैसे अकाउंटिंग करते थे, मालूम है आपको? बीआरएस हम कैसे चेक करते थे, 1 महीने की बीआरएस बनाते थे हम। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 1 महीने की बनी थी ना, पर महीने चेक करते थे। लेकिन डेप्रिसिएशन ऐसा नहीं है, डेप्रिसिएशन हमेशा कब चार्ज किया जाता है, एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के लास्ट वाले दिन 31 तारीख को डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। और किसको चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन? किसको चार्ज करते हैं? फिक्स असेट्स, सिर्फ फिक्स असेट्स। किसको? या फिर दोनों एक ही नाम है। कभी कभी फिक्स बोलते हैं, कभी कभी टेंजिबल बोलते हैं, और कभी कभी बोल देते हैं नॉन करंट असेट्स। एक ही नाम, तीनों एक ही है, सगे भाई है तीनों। टेंजिबल बोलो, फिक्स बोलो या नॉन करंट बोलो, तीनों एक ही है। 11th क्लास तक के लिए तीनों एक ही है भाई। 11th क्लास में हम तीनों को एक ही नाम से बुला सकते। ये है डेप्रिसिएशन। मतलब आपसे आप कोई पूछ ले रात को उठा के सोए हुए में व्हाट इज डेप्रिसिएशन, तो आपको होना चाहिए फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स ड्यू टू, क्यों? यूसेज। तीसरा 4 रीजन, कम से कम 4 रीजन आपको पता होने चाहिए। पहला यूसेज, दूसरा आउटफ्लो ऑफ टाइम, तीसरा ऑब्सोलेंस और चौथा एक्सीडेंट। यूसेज मैंने घूम उसे कहते हैं, घूमे ना खूब गाड़ियों को, यूसेज। आउटफ्लो ऑफ टाइम मैंने टाइम के साथ। ऑब्सोलेंस का मैंने कोई चीज जो फैशन से बाहर हो जाए उसे कहते हैं ऑब्सोलेंस। और चौथा एक्सीडेंट मैंने, वो तो आपको मालूम है ना, मनीष का नाम याद रखना, किसी ने ठोकी थी गाड़ी भाई, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ये है डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन। अच्छा हो जाओ आगे, टॉपिक नंबर 2 पे चलते हैं। इसे हटा दें, ये आपने लिख ली ना
लिख ली डेफिनेशन ये? चलो आ जाओ। देखो मैं ना ज्यादा आपको थ्योरी में नहीं लेना चाहता। थ्योरी में ये थ्योरी जो होती है ना, थ्योरी, ये थ्योरी के चक्कर में चैप्टर रह जाता है। थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि थ्योरी जो है वो ऑटोमेटिकली प्रैक्टिकल से निकल जाती है। आज मैं आपसे पूछूं कि बीआरएस का मतलब क्या होता है, नहीं बता सकते क्या आप? आराम से बता सकते, इतनी सारी बीआरएस बनाई आप। मैं पूछूं बीआरएस की अकाउंटिंग कैसे करते हैं, नहीं बता सकते आप कि पर मंथ, एवरी मंथ करते हैं, बता सकते हो ना? कितने क्वेश्चन आपने किए। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक, नहीं बोल सकते आप, क्या मतलब है उसका? ऐसा है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक? बहुत सारे बच्चों ने यही गलती की है। जब पढ़ते हो ना तो ये सोच के पढ़ा करो कि कुछ सीखने के लिए पढ़ रहे हो। ये कभी मत दिमाग में रखना कि 11th क्लास पास करने का टारगेट है। अगर 11th क्लास सिर्फ पास करने का टारगेट है और आप सिर्फ पढ़ना चाहते हो, सिर्फ पास करना चाहते हो, तो फिर आप गलत जगह पे बैठे हो। मैं उस हिसाब से तो आपको पढ़ाता ही नहीं कि आपका टारगेट सिर्फ 11th क्लास पास करने का हो। मैंने कभी ये सोच के नहीं पढ़ाया कि बच्चे को 11th क्लास सिर्फ पास करवानी है। मेरा तो हमेशा ये टारगेट रहता है कि आपको बात समझानी है और इस हिसाब से समझानी है कि सारी उम्र के लिए आप भूल ना जाओ। मेरा हमेशा ये टारगेट रहता है। इसीलिए मैं सच कहता हूं, कभी भी किसी भी बच्चे को जिसको मैंने बीआरएस सिखाया उसके 100% 8 मार्क्स बीआरएस में आए, और ऐसे ही हम डेप्रिसिएशन में करेंगे। मैं ज्यादा प्रैक्टिकल में भरोसा करता हूं। अब आपसे कोई पूछे व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द डिफरेंस इन बीआरएस, मैं थ्योरी लिखवाना शुरू कर दूं मैडम की तरह। व्हाट आर द कॉजेज, कितने कॉज आपने पढ़े? कितने कॉज? कम से कम 85 कॉज आपने पढ़ लिए। चेक इशूड बट नॉट येट, चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्रेडिटेड, समवन डिपॉजिट मनी डायरेक्टली इन द बैंक, पढ़ा ना आपने? कैश बुक अंडर कास्ट, कैश बुक ओवर कास्ट, चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिट इन द बैंक। अरे कितने कॉजेज पढ़े आपने? बैंक चार्जेस, बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट बट नॉट क्रेडिट इन द, बट नॉट डेबिट इन द कैश बुक, पढ़ा ना आपने? कितने सारे कॉज। लेकिन मैंने आपसे पूछा व्हाट आर द रीजंस, और आप सबने गलत आंसर दिए। हम बीआरएस बनाते क्यों, मैंने ये पूछा था आपसे। बीआरएस बनाने के पीछे का मकसद क्या है? व्हाई डू वी प्रिपेयर द बीआरएस? रीजंस बिहाइंड प्रिपेयरिंग बीआरएस, नॉट कॉजेज। और आपने उसका आंसर गलत दे दिया है। क्यों बनाते हैं बीआरएस? क्यों बनाते हैं बीआरएस? टू रिकंसाइल आवर लेजर अकाउंट विद द बैंक लेजर। इसलिए तो बनाते हैं ना बीआरएस। पहला कारण हम रिकंसाइल करते हैं अपने लेजर अकाउंट को बैंक के लेजर अकाउंट, ये पहला बड़ा कारण है ना। फिर उससे क्या होगा सर? टू प्रिपेयर द अकाउंट्स प्रॉपरली। अगर हमारे बैंक बैलेंस ठीक होंगे तो हमारा अकाउंट क्या होगा? सही अकाउंट बनेगा। बैंक का बैलेंस कहां पे आता है? बैलेंस शीट के अंदर। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस विल बी एक्यूरेट, एक्यूरेट अकाउंटिंग हो जाएगी। अगर हम बीआरएस करेंगे तो अकाउंटिंग क्या होगी? एक्यूरेट हो जाएगी, अच्छी अकाउंटिंग हो जाएगी। लेकिन बस 3 रीजन बहुत थे, आपने वहां कॉजेज डाल दिए, सबने कॉजेज डाल दिए। वो कॉजेज थे, कारण, बीआरएस के कारण थे। व्हाट वाज द कारण? और ये रीजन थे। वो कॉजेज थे, ये रीजन थे। आपने दोनों को मिक्स कर दिया। इसलिए आराम से पढ़ो। और हाँ, ये जो डेप्रिसिएशन है ना, डेप्रिसिएशन ये एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 के हिसाब से पढ़ा जाता है। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। डेप्रिसिएशन जो है ये कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6। लिख लो ये बात, ये 1 नंबर में आता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एएस से मतलब है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6। चलो ये भी हो गया। अच्छा, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया, वो सारी की सारी बातें आप देख देना। वो कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन ये हो गया। ओके, फिर हम आगे अब क्या करें? इसके बाद ये आप पढ़ लेना व्हाट इज द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या जरूरत है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की, है ना? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने से क्या होगा? देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। इधर देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लो। टॉपिक नंबर 2, नीड एंड
importance of depreciation. अगर हम डेप्रिशिएट कैलकुलेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, और अगर करेंगे तो क्या होगा? दैट इज कॉल्ड नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डेप्रिसिएशन। सुनो मेरी बात, मालूम है आप लोग अपने पापा से बोलो, पापा मुझे 12th क्लास के बाद बाहर जाना है पढ़ने के लिए, कनाडा पढ़ने जाना है, और आपने जिद बांध ली मुझे जाना ही जाना है, और आप अभी कौन सी क्लास में हो? 6th क्लास में। ऐसा मानो 6th क्लास में आप हो, और आपने कहा पापा मैं तो 12th क्लास के बाद बाहर पढ़ने जाऊंगी 100%, मुझे तो कनाडा में जाके ही पढ़ाई करनी है। अब पापा ने कहा, बच्चे ने जिद बांध ली, उसको बाहर भेजना पड़ेगा पढ़ने के लिए। मुझे बताओ, दो तरह के पापा होते हैं, मैं बताता हूँ दो तरह। एक तो वो जो आपकी बात को सुनेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे, बोलेंगे जब 12th क्लास आएगी तब देखेंगे। एक तो वो तरह के पापा है। एक पापा ऐसे होते हैं, वो क्या करेंगे, वो अपनी सैलरी में से कुछ पैसा हर महीने निकालेंगे और उसको एक अलग बैंक अकाउंट में डाल देंगे, और उस बैंक अकाउंट का नाम रख देंगे पायल अकाउंट। ये पायल के नाम पे है, इससे पायल पढ़ने जाएगी जब वो 12वीं क्लास में आ जाएगी। बाद में सुनो क्या करेंगे, वो हर महीने अपनी सैलरी में से कुछ पैसा निकालेंगे और उस अकाउंट में डाल देंगे। तो एक साल में कितनी बार डाला? और 6 साल में 72 टाइम्स। मेरी बात सुनो, 72 टाइम्स। इस वाले पापा ने क्या किया कि हर महीने कुछ थोड़ा सा पैसा निकाला और जमा कर दिया। जब पायल ने 12वीं क्लास पास की और बाहर जाने की जिद बांधी, तो पापा ने उस पैसे को उठाया और पायल को बाहर भेज दिया। मुझे बताओ कौन से वाले पापा समझदार हैं, पहले वाले या दूसरे वाले? कौन से वाले? जो सेविंग कर रहे हैं। बस डेप्रिसिएशन का भी यही फंडा है। हम जब डेप्रिशिएट करते हैं ना मशीन को, तो हम मशीन को काटते नहीं, मशीन को भी नहीं तोड़ते, मशीन वैसे ही चल रही है। मुझे बताओ, डेप्रिसिएशन जब हम करते हैं मशीन को, तो क्या मशीन का कोई हिस्सा काटते हैं? नहीं करते। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? देखो इधर देखो, सबसे पहले देखना क्या है। आपने कहा परचेज मशीन फॉर ₹2 लाख, क्या एंट्री पास किया आपने, बताना। एंट्री बोलो। मशीन अकाउंट डेबिट क्यों किया, परचेज नहीं किया? और वेरी गुड, फाइन, हो गया। फिर आपने कहा दूसरी एंट्री में डेप्रिसिएशन चार्ज 10% ऑन मशीन। बोलो क्या एंट्री पास किया? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कितना? 2 लाख का 10%। मेरी एक बात सुनो, इधर सुनो, इधर देखो। आपने मशीन की वैल्यू में से 20,000 रुपए डेप्रिशिएट कर दिए। डेप्रिशिएशन को डेबिट क्यों किया? क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है। वेरी गुड। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, और एक्सपेंस का बनना। और मशीन को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि मशीन एक असेट्स है और असेट्स की वैल्यू गिर गई, इसका गिरना क्रेडिट। आपने ऐसा किया। लेकिन सुनो ना मेरी बात, ये जो आपने एक्सपेंस किया, इसके पैसे यूज किया आपने? इसके लिए पैसा यूज किया? किसको पैसा दिए? ये वाला ये जो एक्सपेंस आप दिखा रहे हो, एक्सपेंस के बढ़ने से क्या घटेगा? आपका प्रॉफिट घटेगा। जो इनकम में से हम एक्सपेंस माइनस करें तो क्या निकल के आता है? प्रॉफिट निकल के आता है। भाई इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करें तो प्रॉफिट निकल के आता है। मान लो आपकी इनकम थी 1 लाख रुपीज, अभी कितना एक्सपेंस दिखाया आपने? तो प्रॉफिट कितना बच गया आपके हाथ? अगर आप ये नहीं दिखाते तो प्रॉफिट कितना होता? 1 लाख। यानी एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट घटता है। लेकिन ये वाला एक्सपेंस, क्या आपने किसी को पैसे दिए? तो ये पैसा कहाँ गया? वेयर इज दिस मनी? ये पैसा कहाँ है? आपने एक्सपेंस दिखा दिया,
आपके पास 1 लाख, सुनो मेरी बात, इधर देखो, 1 लाख आपके पास ये पड़े टेबल पे, उसमें से माइनस किए 20,000 डेप्रिसिएशन पे, और आपने बोला ये मेरा प्रॉफिट 80,000, पर वो 20 है कहां गया वो 20,000? तुम्हारे पास ही तो पड़ा है, पैसा कहीं गया? कहीं नहीं गया। इसका मतलब ये हुआ डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, इसमें कैश का यूज नहीं होता। आई मेरी बात समझ? इसीलिए जब हम लिखते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, तो नीचे टू कैश नहीं लिखा, क्या लिखा हमने? टू मशीन। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। एक नंबर में मैडम पूछेगी, नोट कर लो, यही लिखो, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। बहुत बड़ी बड़ी बातें इस चैप्टर के लिए आप पढ़ रहे हो, धीरे धीरे आप नोट करते जा रहे हो भाई। ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात ये थी, व्हाट इज द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डेप्रिसिएशन। मैंने आपसे कहा ना, अगर मैं ये 20,000 चार्ज नहीं करता तो मेरा प्रॉफिट कितना दिखता, और 20,000 के बाद कितना दिख रहा है? तो कौन सा प्रॉफिट सही है, 80,000 या 1 लाख? सही प्रॉफिट कौन सा है? व्हाट इज द राइट प्रॉफिट? सही महीने में मेरे पास 80,000 बचे या 1 लाख बचे? 80,000 बचे, 80,000 बचे। वो 20,000 जो मैंने काटना था डेप्रिसिएशन का, ये जरूरी है कि डेप्रिसिएशन का पैसा काटा जाए। इसका मतलब व्हाट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस? टू गेट द ट्रू पिक्चर ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या है? टू गेट, लिखो आप, पहली इंपॉर्टेंस क्या है? टू गेट द ट्रू पिक्चर। सबसे पहली इंपॉर्टेंस है टू गेट द ट्रू पिक्चर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अभी बुक की लैंग्वेज है, बुक लिखती है टू एसर्टेन द ट्रू प्रॉफिट। एक ही बात है बेटे, वो लिख लो या ये लिख लो, एक ही बात। सही पिक्चर पता करने की सही में प्रॉफिट कितना हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनकम है हमारी 1 लाख, डेप्रिसिएशन है 20,000, यानी ये एक्सपेंस है, तो फिर प्रॉफिट कितना बचेगा? 80,000। इसमें से इसको माइनस करते हैं, 80,000। ये केस 1, और केस 2 के अंदर हमारी इनकम है 1 लाख माइनस एक्स बचा। दिस इज नॉट द ट्रू पिक्चर, नॉट द ट्रू प्रॉफिट। ये सही प्रॉफिट नहीं है। ये जो प्रॉफिट है, दिस इज द ट्रू प्रॉफिट। तो ये पहली इसकी इंपॉर्टेंस है, टू गेट द ट्रू पिक्चर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? अरे बहुत दूर हो, अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाओगे तो समझ जाओगे व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर ये बनता कैसे? मैंने कहा ना, बहुत दूर हो, अभी नहीं जाना उस चीज में। सिर्फ नाम से क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब जहां पे पता लगे हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है जी, इसे बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी बहुत दूर की बातें हैं। चलो, पहला हो गया इंपॉर्टेंस। अब मैं लिखवाऊंगा नहीं, लिख आप अपने आप से लेना। ठीक है जी, आ जाओ दूसरी इंपॉर्टेंस। सेकेंड इंपॉर्टेंस करते हैं, दूसरी वाली, टू शो द राइट फिगर। ठीक है, लिखो, टू शो टू शो लिखे या क्या लिखे? टू शो द ट्रू वैल्यू of assets in financial statement. To show the true value of assets in financial statement. यानी सुनो मेरी बात, इधर देखो है तो रियल लिख लो, रियल कर लो, रियल कर लो, कोई बात नहीं।
रियल भी चलेगा, रियल वैल्यू विदाउट ट्रू वैल्यू की बात है। इधर देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, दूसरी एंट्री को गौर से देखना जो हमने सेकंड एंट्री पास की थी। क्या एंट्री थी वो? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। एक बार सोच के देखो, इधर देखो, दोनों एंट्री का मतलब बताता हूँ, इसको समझाने के लिए फिर से एंट्री करता हूँ। पहली एंट्री क्या थी? टू कितने की? दूसरी एंट्री क्या थी? टू कितना? अच्छा एक मिनट देखो, मशीन का लेजर बनाओ, प्रिपेयर लेजर अकाउंट ऑफ मशीन। जल्दी देखो इधर फटाफट, मैं समझाना चाहता हूं आपको दिमाग से कि क्या कर रहे हैं। मशीनरी अकाउंट बनाया आपने, देखो पहली वाली इधर देखो, सिर्फ मशीन का लेजर बना रहा हूं। जिसका लेजर बनाता है उसका नाम नहीं आता, तो इसके अपोजिट क्या है? कैश। यहाँ पे क्या है? तो एंट्री में कहाँ आएगा? क्या लिखा जाएगा? कितना? 2 लाख। 2 लाख। अच्छा इधर देखो, इधर जिसका अकाउंट बनाता है उसका नाम नहीं आता, तो ये तो आएगा नहीं, तो उसके अपोजिट में क्या है? डेप्रिसिएशन। कहाँ है यहाँ पे? एंट्री में क्या आएगा? क्या लिखा जाएगा? देखो कितने लाख की मशीन थी? 2 लाख। कितनी डेप्रिशिएट हो गई? 20 लाख। आज बैलेंस कितना बचा? 1,80,000 है। देख रहे हो आप? अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अगर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज ना करता तो मशीन की वैल्यू कितनी दिखती? 2 लाख। और ये वैल्यू कहाँ दिखाई जाती? बैलेंस शीट के अंदर। कहाँ दिखाई जाती? बैलेंस शीट में। अरे एसेट्स को हम कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट के अंदर। कहाँ दिखाई जाती? तो ट्रू पिक्चर कौन सी है? सही पिक्चर क्या है? 180 या 2 लाख? 180 इज द राइट पिक्चर। इसका मतलब टू शो द रियल वैल्यू ऑफ असेट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? तो लिख लो ब्रैकेट में, कहाँ दिखाते हैं हम? बैलेंस शीट। इसे बैलेंस शीट कहते हैं, असेट्स को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। ठीक है जी, आप समझ गए ना बात को? मैं कितनी खतरनाक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। है तो थ्योरी है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ लिखने से टू शो द रियल वैल्यू ऑफ असेट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बात खत्म नहीं होती। आप सोचो, अगर ये एंट्री ना होती तो फिर यहाँ कितनी वैल्यू दिखती? क्योंकि रियल में वैल्यू कितनी है? क्योंकि 20,000 क्या हो गई? डेप्रिशिएट हो गई। आप समझे मेरी बात? ये इसका सेकंड इंपॉर्टेंस है। दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंस ऑफ डेप्रिसिएशन, टू शो द रियल वैल्यू ऑफ असेट्स इन बैलेंस शीट, पहली बात। दूसरा, टू गेट द ट्रू पिक्चर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 2 बातें हो गई। आ जाओ तीसरी देखे क्या बोलते हैं हम। ये सब थ्योरी है, इसमें से थ्योरी वैसे कभी आती नहीं, इसमें से थ्योरी कभी आती नहीं। अच्छा तीसरे बताता है, टू प्रोवाइड द फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स। वही सेम कहानी जो आपके पापा ने की थी, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ के रखते रहे, और जब आपको बाहर जाने की जरूरत पड़ी सीधा आपको बाहर स्टडी के लिए भेज दिया। ऐसे ही डेप्रिसिएशन काम करता है। देखो क्या हुआ होगा, मेरी बात सुनो, इधर देखो, हमने 1 अप्रैल 2019 को एक मशीन बाय की। कितने की? 2 लाख। 1 अप्रैल 2019 को हमने मशीन बाय की। कितने की मशीन बाय की? 2 लाख की। इसमें डेप्रिसिएशन लगाया कितना? 20,000। कौन सी तारीख को? 31 मार्च 2020, साल का आखिरी दिन। 1 साल हो गया ना, 1/4/2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक। कितना लगाया डेप्रिसिएशन? 20,000। तो कितने की मशीन बच गई? 1,80,000। इसको हम यहाँ ले आए। कब? कौन सी तारीख को? ये देखो 31 मार्च 2020 के बाद आया 1 अप्रैल 2020।
अब मशीन कितने की हो गई? 1,80,000 फिर हमने 20,000 क्या लगाया? कौन सी तारीख को? 21 अगले साल। अब मशीन कितने की बची? 1,60,000 समझ में आ रहा है कुछ क्या कर रहे हैं? फिर 1 तारीख आई, मशीन कितने की हो गई? 1,60,000। और फिर उसके अंदर से हमने कितना लगा दिया? 1,20,000 अब मशीन कितने की बची? और ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ये जब तक चलता रहेगा लास्ट तक, जब तक मशीन की पूरी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। भाई मुझे बताओ, ये जो पैसा, ये वाला पैसा, ये जो पैसा आप रख रहे हो, ये किसी को दे रहे हो पैसा? आर यू पेइंग समवन कैश? क्या आप ऐसा करते हो, मशीन के पास जाते हो और बोलते हो मशीन भाई ये ले 20,000, और मशीन उसको खा जाती है? ऐसा करते हो? ऐसा कर रहे हो? क्या कोई बाहर से आपके घर में आता है और आप उसको बोलते हो ये पकड़ 20,000 ले जा, भाग जा, क्योंकि डेप्रिसिएशन का पैसा है? ऐसा करते हो? फिर कहाँ है ये पैसा? कहाँ है ये पैसा? इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस, इसके लिए कैश नहीं दिया, लेकिन एक्सपेंस तो है। ये पैसा आप काट रहे हो हर साल, एवरी ईयर यू आर कटिंग दिस मनी। और कहाँ है ये पैसा? वेयर इज दैट मनी? ये पैसा आप एक साइड पे रख रहे हो, और फिर किसके लिए रख रहे हो? जिस दिन आपको ये नई मशीन परचेज करनी पड़ेगी, जिस दिन आपको नई मशीन परचेज करनी होगी, उस दिन आप इसी पैसे का यूज करोगे और नई मशीन परचेज कर लोगे। उसी दिन आप नई मशीन परचेज करोगे। बिजनेस में ऐसे ही काम होता है, घरों में भी ऐसे काम होता है। लड़कियों की शादियों के लिए, लड़कों के बाहर पढ़ने जाने के लिए मम्मी पापा क्या करते हैं? एफडी करवा देते हैं, या क्या करते हैं? एक अकाउंट खोल देते हैं, उसमें पैसा डालना शुरू कर देते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि एक साथ बर्डन ना आ जाए सिर के ऊपर। करते हैं ना? जब लड़के यंग होने लगते हैं तो लड़कियों की शादी के लिए माँ बाप क्या करते हैं? थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। चल इसके नाम पे 50,000 की एफडी करवा दो, चलो 20,000 की एफडी करवा दो। क्यों करते हैं ऐसा? ताकि जब शादी की उम्र आए तो बर्डन सिर पे ना आ जाए। ऐसा करते हैं ना माँ बाप? आपके मम्मी डैडी भी करते होंगे, कंपनियां भी ऐसे ही काम करती हैं। वो हर साल डेप्रिसिएशन काटती हैं, हर साल काटती हैं, हर साल काटती हैं, और काटती रहती हैं, काटती रहती हैं, काटती रहती हैं, और इस पैसे को एक जगह पे जमा कर देती हैं। पता है किसके लिए? टू रिप्लेस दैट मशीन व्हेन द टाइम कम। रिप्लेस करने का मतलब, पुरानी वाली अब कंडम हो गई, उसको बेच देंगे, उसको बेच के भी कुछ पैसा मिल जाएगा, कुछ तो मिलेगा, 30,000 50,000, 2 लाख की मशीन थी, और कुछ पैसा यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, और उन दोनों को मिला के क्या कर दिया जाएगा? नई मशीन सर जैसे 10 साल बाद ये पूरी खत्म ही हो जाएगी, तो मशीन फिर भी चल रही, तो पैसे किससे काटेंगे? अरे सुनो ना, मशीन चल रही है, मशीन आपकी चल रही है, लेकिन बुक्स में खत्म हो गई। मशीन को उठा के कभी बाहर नहीं फेंकते आप। मान लो आपने आज एक्टिवा परचेज की, जब आपने परचेज की तो उससे पूछा भैया इसकी उम्र कितनी है, तो बोलेगा आज को 5 साल में चेंज कर दो आप। क्या बोलते हैं दुकान वाले? बस 5 साल की उम्र है। तो आपने बोला भैया एक्टिवा है 60,000 की, 60,000, कितने साल चलेगी? 5 साल। लाइफ कितनी है? 5 साल। तो कितना पैसा काटना चाहिए हर साल? 12,000। आपने पहले साल में 12,000 डेप्रिशिएट किए और एक बक्से में डाल दिए। दूसरे साल में फिर आपने 12,000 किए, एक बक्से में डाल दिए, चल रही एक्टिवा। तीसरे साल आपने फिर 12,000 निकाले, चौथे साल भी आपने 12,000 निकाले, और 5वें साल भी 12,000 निकाले, और एक बॉक्स में डाल दिए। आपके पास कितना पैसा इकट्ठा हो गया? 60,000। लेकिन ये जो एक्टिवा 5 साल के बाद अगर आप बेचोगे तो क्या आपको 2,000 भी नहीं मिलेंगे? कुछ तो मिलेगा, कबाड़ी को भी बेचोगे तो। अगर कबाड़ी को भी बेचोगे तब भी पैसे मिल जाएंगे, ठीक है? तो मान लो आपने 5 साल के बाद नई एक्टिवा लेनी है, कितना पैसा पड़ा है आपके पास? 60,000। और कुछ स्क्रैप वैल्यू भी आएगी, कुछ तो बेचोगे स्क्रैप। इसको बेच के मान लो आपके पास 10,000 आ गए। कितने आ गए? 10,000। उस टाइम तक एक्टिवा की वैल्यू भी तो बढ़ जाएगी, प्राइस भी तो बढ़ जाएगा। जो आज 60,000 की ली है वो 5 साल कितने की हो जाएगी? 70,000। तो पैसा रेडी हो गया आपके पास। अब आपको एक्टिवा लेनी है 5 साल के बाद, क्या आपको सोचना पड़ेगा पैसा कहाँ से आएगा? क्यों नहीं सोचना पड़ा? क्योंकि हर साल आपने 12-12 हजार रुपए डाले और एक बक्से में डाल दिए, एक जगह पे जमा कर दिए। इसे बोलते हैं फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स।
क्या किया आपने? जैसे ही 5 साल हुए आपने एक्टिवा को बेचा, नई एक्टिवा ली और तुरंत लेके आ गए। लेकिन घरों में वैसा काम नहीं करते। अक्सर घर में ऐसा काम नहीं होता। ये काम कहाँ होता है? कंपनियों में। कहाँ पे होता है? कंपनियों में। हम घर में ऐसा नहीं करते, लेकिन कुछ लोग करते हैं, समझदार लोग। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अकाउंट्स की नॉलेज है, वो ये काम करते हैं। वो जब गाड़ी लेते हैं तो उसकी एस्टिमेट लाइफ निकाल लेते हैं। मान लो 10 लाख की गाड़ी ली, उसकी एस्टिमेट लाइफ हो गई 10 साल, तो हर साल कितना पैसा डालना पड़ेगा? 1 लाख। आर कितना पैसा डालना पड़ेगा हर साल? 1 लाख। 16 नहीं, 1 लाख, 100 मत जाना। ठीक है, ये देखो, होगी बात खत्म। तो ये इसका मतलब है, टू प्रोवाइड द फंड्स फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स। जब 5 साल के बाद आपको नई एक्टिवा लेनी थी तो आपके पास पैसा रेडी पड़ा था। ये डेप्रिसिएशन का एक इंपॉर्टेंस है। इट्स इंपॉर्टेंस ऑफ डेप्रिसिएशन। अच्छा, दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर पैसा तो काटा, लेकिन एक्टिवा तो बहुत सही चल रही है, इसको बेचने की जरूरत तो नहीं है, तो फिर क्या करें? अरे आपको किसने कहा एक्टिवा बेचो? बस बुक से हटा दो। कहां से हट जाएगी? बुक से हट जाएगी। जो आपके अकाउंट्स की बुक्स हैं उसमें से एक्टिवा का नाम हट जाएगा। लेकिन आपकी रियल लाइफ के अंदर आप चाहो तो 5 साल और यूज कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि आप यूज नहीं कर सकते। बस जो उसका अकाउंट होगा ना, मशीनरी अकाउंट, वो 0 हो जाएगा। वहां नहीं दिखेगी, ये बुक्स में नहीं दिखेगी, लेकिन आप यूज कर सकते। आई बात समझ में? तो ये इसका एक इंपॉर्टेंस है, टू प्रोवाइड द फंड्स फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स। बैलेंस शीट में दिखेगी सर? 0 हो जाएगी, बुक्स मतलब बैलेंस शीट से निकल गई। ठीक है, ये इसकी तीसरी इंपॉर्टेंस हो गई। दिस इज द इंपॉर्टेंस नंबर 3। लिख लो आप लिख लो इसको। कौन सा सर्विस का? अरे वो तो एक्सपेंस है, दैट इज एन एक्सपेंस। वो तो खर्चा आप करोगे, वो तो एक्सपेंस में बुक होगा। आ जाओ आगे चले। बस ये 3 ही पॉइंट जो है, ये 3 ही पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया। फाइन। तो लो, मैं अब छोटा सा क्वेश्चन देता हूं आपको, जो आपने पढ़ा अभी तक, उसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं और आप उसका आंसर निकालो। मैं देखता हूं आप निकाल पाते हो या नहीं। हटा दूं? लो, लिखो एक छोटा सा एग्जांपल। मैं देखूं आपने कितना सुना अभी तक और कितना आपको समझ आया। लिखो, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। करो कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। सबसे पहले लिखो कॉस्ट ऑफ असेट्स। जो असेट्स की कॉस्ट है वो दी हुई है 2 लाख। नंबर 1। नंबर 2 दिया हुआ है एस्टिमेटेड लाइफ विच इज 10 ईयर। 10 साल की लाइफ है। और फिर जब इसको हमने बेचा, स्क्रैप वैल्यू मतलब कबाड़ में बेचा, तब हमें मिल गए 50,000। आपसे कहा कैलकुलेट करो डेप्रिसिएशन, निकालो डेप्रिसिएशन। लगाओ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। कितना डेप्रिसिएशन आएगा आपके हिसाब से? 1 साल का 20,000 आएगा। 1 साल का 20,000 आएगा। कैसे? 2 लाख को डिवाइड बाय 10 करोगे? नहीं। अब लिखो फॉर्मूला। आ जाओ, लिखो फटाफट। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। अब निकालो
कितना आया? 15,000 तो ये राइट वे है डेप्रिसिएशन निकालने का, अब भूलना मत। सही है। तो जब कंपनी में होगी तब पढ़ना पता होगा स्क्रैप वैल्यू क्या होगी इसकी। बेटे बेचोगे ना, तो जब कैलकुलेट करके तब पढ़ना पता होगा कि जब बेचेंगे तो इतने वैल्यू मिलेगी। मालूम चलता है, आराम से मालूम चल जाता है। स्क्रैप वैल्यू निकाल ली जाती है कंपनी में, सब निकाल दी जाती है। तो कितना आया? कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो लिख लो, पहला आया कॉस्ट ऑफ असेट्स 2 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू 50,000 डिवाइड बाय, तो कितना आ गया? 1 साल का कितना डिविजन आया? 15,000 और कितने साल तक लगता रहेगा? 10 साल तक। याद रहेगा? दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। फाइन। अच्छा, कोई आपसे पूछे कैलकुलेट, इसी में पूछे कैलकुलेट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट से मेरा मतलब है परसेंटेज। इसी क्वेश्चन में कोई आपसे पूछे कितने परसेंट हुआ भाई ये, ये 7.5%। लो अभी तो आपने निकाल दिया 15,000। मैं पूछूं व्हाट इज द रेट, परसेंट कितना है? 7.5%। कितना आ रहा है? 7.5। कैसे निकाला? वो मैंने सर बस यहाँ दिया डिवाइड करके। है? हाँ वही। तो लिखो फॉर्मूला, लिखो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ असेट्स मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी 15,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 2 लाख। तो इसका मतलब इस केस में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया? 7.5%। लो ये भी आप निकाल जाओगे, ठीक है। अगर आपसे पूछे कैलकुलेट डेप्रिसिएशन तब भी निकाल जाओगे, कोई आपसे पूछे कैलकुलेट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वो भी निकाल जाओगे। अच्छा सुनो, इसी क्वेश्चन में मान लो मैं इसे हटा देता हूं, देखो इधर हटा दिया, 2 चीजें करा दी मैंने। इसी क्वेश्चन में एक चीज ऐड करता हूं, निकाल चुके ना, मान लो नहीं निकाला, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। क्या बोला मैंने? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब निकालो डेप्रिसिएशन कितना आएगा, निकालो। कितना है डेप्रिसिएशन? कितना है? कितना है दिखाओ ना, निकालो डेप्रिसिएशन यार। ये देखो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 2 लाख इंटू 7.5/100। कितना आया? क्या आया? अच्छा आपने एक बात देखी, इधर देखो मैं समझाता हूँ बात क्या है। इसी क्वेश्चन में 3 बातें सिखाई मैंने आपको। अगर आपसे कोई कहे कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, तो एक तरीका क्या है? कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय, ये पहला तरीका है। अगर आपसे कोई कहे कैलकुलेट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो आपने क्या किया? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय इनटू, क्या निकल आया? अच्छा ठीक है। तीसरी बात सुनो, तीसरी बात, अगर सीधा रेट गिवन हो, डायरेक्ट सीधा रेट गिवन हो, सीधा अगर आपके पास रेट गिवन हो, तो फिर हमने क्या किया? कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विद द रेट। 7.5%, परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाय 100। तो 2 लाख इंटू 7.5/100 कितना आया? इसका मतलब ये आपने जो तीसरी बात सीखी उसको दिमाग में रखना। क्वेश्चन के अंदर हमेशा क्या गिवन रहेगा? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। हमेशा कोई एक आधा क्वेश्चन होगा जहां आपको रेट निकालने के लिए बोला जाएगा,
या एक आधा क्वेश्चन ऐसा होगा जहां आपको डेप्रिसिएशन निकालने के लिए कहा जाएगा उस मेथड से, पहले वाले मेथड से। अदरवाइज वो एक काम की बात है, इधर बात नहीं करेंगे, काम की बात। अदरवाइज 90% क्वेश्चन के अंदर ये आपको क्या रहेगा, अगर रेट गिवन है, इधर काम की बात, अगर रेट गिवन है तो डेप्रिसिएशन निकालना कितना आसान है। देखा आपने क्या किया, हमने 2 लाख इंटू द रेट, ये किया और क्या आ गया। अदरवाइज पहले क्या किया था, जल्दी बताओ। कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय, अब ये करने की जरूरत पड़ी, क्यों? तो क्वेश्चन में अगर रेट गिवन रहेगा तो फिर आपको डेप्रिसिएशन निकालने के लिए यही वाला मेथड चलेगा। आई बात समझ में? मैंने 3 बातें आपको सिखा दी एक ही क्वेश्चन में, एक छोटे से क्वेश्चन के अंदर 3 अलग अलग बातें सिखाई। 1, इफ द रेट इज नॉट गिवन, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, कॉस्ट वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, हो गया। दूसरी बात, हाउ टू कैलकुलेट द रेट इटसेल्फ, आपने निकाला, कैसे निकाला आपने, जल्दी से, डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय कॉस्ट इनटू 100। तीसरी बात, इफ द रेट इज ऑलरेडी गिवन देन, 3 बातें मैंने आपको सिखा दी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, 3 बातें एक ही क्वेश्चन में, 3 अलग अलग बातें मैंने आपको सिखाई। आपका फर्ज बनता है इन तीनों को अलग अलग नोट करना, अलग अलग क्वेश्चन बना के अलग अलग करना आपका फर्ज बनता है। पहले क्वेश्चन में लिखो कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, दूसरे क्वेश्चन में लिखो कैलकुलेट रेट, और तीसरे में लिखो इफ द रेट इज गिवन हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। ये 3 बातें आपको 3 तरह के अलग अलग क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं, और 90% बच्चे इन्हीं 3 बातों में फंस जाते हैं, इन्हीं 3 बातों में। सच कह रहा हूं, आप देख लेना, आपकी बुक जब खोलोगे पहला क्वेश्चन करोगे, हो सकता है पहले क्वेश्चन में आपको रेट गिवन ना हो और डेप्रिसिएशन निकालना हो। भाई 90% बच्चे इन 3 बातों में फंस जाते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ आगे चले, आओ थोड़ा सा आगे बढ़े। अच्छा, अब आपसे कोई पूछ ले, यहां कोई आपसे पूछे, मैडम ने क्वेश्चन डाले, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ डेप्रिसिएशन। ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आप चौंक जाओगे, ये क्या पूछ लिया यार, किसने करवाया नहीं। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ डेप्रिसिएशन, अभी आपसे पूछे आप, या फैक्टर्स ऑफ डेप्रिसिएशन लिखो, या लिख सकती है व्हाट आर द फैक्टर्स टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, ऐसा भी पूछ सकती है। मुझे बताओ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ी। सबसे पहले, वेरी गुड, दूसरी, वेरी गुड, तीसरी, बस यार, इससे ज्यादा मैं आपको नहीं करवाना चाहता हूं। ये देखो, यही बुक ने दिया है, ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर्स टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। आप खुद समझ गए ना, अगर मैं पहले थ्योरी लिखवाता तो शायद आपको प्रॉब्लम हो, प्रैक्टिकल के बाद आप समझ गए। हमें 3 चीजों की मैक्सिमम जरूरत है, क्या, दूसरा, तीसरा। अगर ये तीनों हमारे पास हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी चीज का डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं ना, पक्का। चलो आ जाओ, एक क्वेश्चन और लिखो, अब देखता हूं आप क्या करते हो। नींद आ रही है बच्चों को, मैं देख रहा हूं, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट नहीं होगा। अब तो प्रैक्टिकल कर रहे हो, नॉनसेंस दूर जाओ। ये लो, लिखो एक और क्वेश्चन, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। चैप्टर में यही है क्या? हाँ यही है। सब बनेगा यार मुझसे यार, ये तो बहुत कुछ है, तो शुरुआत है, ये तो हल्का हल्का तुम्हारे को थोड़ा। मेरी बात सुनो, 2 तरीके हैं पढ़ाने के। एक है मैडम तुम्हारी स्कूल की, वो ऐसे पत्थर उठाती है और सीधा सिर पे देके मारती है, और वो कुछ समझ नहीं आता। एक तो ये तरीका है, एक तरीका ये होता है कि पत्थर को तोड़ दो, एक बड़े पत्थर को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो, और फिर ऐसे कंकर फेंक के मारो ताकि आपको चोट का एहसास ना हो। 2 तरीके होते हैं पढ़ाई करवाने के। एक होता है कि सीधा पत्थर उठाओ और सामने बैठे हुए बच्चे के सिर पे दे मारो, और उसको बोलो ये चैप्टर तेरे से नहीं हो पाएगा। वो पता क्या बोलेगा, ये मुझसे नहीं होगा।
ये तो चैप्टर ही बहुत हार्ड है। एक तो वो तरीका है, एक तरीका है कि पत्थर को इतना छोटा तोड़ दो कि अगर मैं अर्चना के सिर पे ऐसे मारूं तो ऐसे लगे कोई चीज गिरी है पर चोट ना लगे, या ऐसे झाड़ के दोबारा बैठ जाए। तो कौन सा वाला तरीका अच्छा हुआ? छोटे छोटे तोड़ने वाला। ये छोटे छोटे तोड़ के अभी तो शुरुआत है काका, बहुत दूर जाएंगे। इट इज जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट। बहुत कुछ सीखना है, मेथड्स हैं, बहुत कुछ है। अभी रुको, हम ठीक है। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, तो क्या दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ मशीन दी है 5 लाख, और डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज एट 10% पर एनम। निकालो डेप्रिसिएशन। कितना सिंपल है, यानी लैंग्वेज कुछ भी आपको फर्क नहीं पड़ता। कितना है? 4 है ना। यहां तक आप सीख गए। ये तो सिर्फ डेप्रिसिएशन का बेसिक था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ डेप्रिसिएशन, व्हाट इज द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डेप्रिसिएशन, दिस इज द बेसिक ऑफ डेप्रिसिएशन। अब कल की क्लास में इसकी पहली शुरुआत होगी, जहां हम सीखेंगे व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। कल हम जो सीखेंगे दैट विल द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर नाउ। कल हम करेंगे इसके क्या? मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। वैसे तो 10 मेथड हैं। जब आप सीए करोगे ना, सीए करोगे, आगे बढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, बीकॉम में जाओगे, टोटल 10 से 11 मेथड हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के। लेकिन 11th क्लास में सिर्फ 2 ही मेथड सिखाए जाते हैं, ओनली 2 मेथड, सिर्फ 2 मेथड 11th क्लास के अंदर, ठीक है। बाकी नए मेथड आपको बीकॉम में या सीए में सीखने को मिलेंगे जब आप सीए इंटर में चले जाओगे, जो बच्चे सीए करेंगे। यहां सिर्फ 2 ही मेथड सीखोगे आप, लेकिन आपको पता होना चाहिए कितने मेथड हैं। टोटल 10 से 11 मेथड आपकी किताब में भी गिवन रहेंगे। मुझे लगता है कितने गिवन है? 8 मेथड आपकी बुक में 8 मेथड गिवन है। देयर आर 8 मेथड्स। अब देखो पेज पलट के तो लिखा हुआ है 8 मेथड है। टोटल देयर आर 8 मेथड्स, लेकिन हम सीखेंगे कितने? सिर्फ 2। और ये बहुत आसान है, दे आर वेरी इजी, ठीक है जी। चलो आगे हम कल बढ़ेंगे।